हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो हमने देखा था कि हिस्ट्री के पेपर एमसीक्यू को हमने देखा था, उसके बाद में हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू को देखे थे। आज हम देखेंगे आपके संविधान के एमसीक्यू को। तो आज संविधान के हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, यानी कि जी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। हमने संविधान की 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपकी चैप्टर वाइज है, जिसमें अनुसूचियों के बारे में चर्चा की गई, पूरा विस्तृत संविधान कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप सभी उन वीडियो को क्या करें, देख लें, जिससे आपको पता चलेगा कि संविधान की क्या खासियत है और कैसे हम संविधान को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। और पहला प्रश्न है हमारा, अगर हम पहले प्रश्न की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में अनुच्छेद 371 ऐप समाचारों में रहा है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यानी कि भाई चर्चा में 351 ऐप रहा है और हमको पता करना है एक किस अनुच्छेद से आपका क्या है, संबंधित है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 371 एक ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें विशेष राज्य का दर्जा है आपके नागालैंड का। ये जो संबंधित है हमारा किससे, आपके नागालैंड से है। अगर हम आर्टिकल नंबर 37 अगर हम बी की बात करते हैं तो ये आपके असम से संबंधित है। इससे संबंधित होगा, हमारे असम से संबंधित होगा। अगर हम बात करते हैं तो 371 अगर हम ऐप की बात करते हैं तो ये आपके सिक्किम से संबंधित होगा। 371 जी की अगर हम बात करते हैं तो ये मिजोरम से संबंधित है आपके। और यहां से अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 371 एच की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये कुछ जानकारी है हमारे प्रदेशों की जिससे आपके संबंधित हैं आपके आर्टिकल। तो हमने देखा इससे हमारा सी भी आर्टिकल है, बी भी है। और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपके सिक्किम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको विशेष राज्य का क्या है, दर्जा प्रदान है। ओके, हमने देखा कि ये पूर्वोत्तर राज्य है हमारे। तो जो हाल ही में जो आपका 371 ऐप जो है वो आपके किससे संबंधित है, सिक्किम से संबंधित। गोवा जो है वो राज्यों में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन उसके बाद अगर दूसरा सबसे छोटे राज्य की हम बात करेंगे तो वो क्या है, आपके सिक्किम दूसरा सबसे छोटा राज्य है। आपका नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है आपका यहीं पर, यानी कि सिक्किम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए आपका हमने डिस्कशन कर लिया। बड़े संविधान का क्वेश्चन ना होकर आपके ज्योग्राफी यानी कि एनवायरमेंट से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण राजादा या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यानी के मुंशी की बात करी जा रही है। अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में क्या थे, आपके संचार मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में ये संचार मंत्री थे। अगर हम बात करेंगे के मुंशी की, तो भारतीय संविधान में एक समिति का गठन हुआ था जिसको कहते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के क्या थे, ये सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य थे और प्रारूप समिति जो बनी थी वो आपकी 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। जिसके जो जनक थे, यानी कि जिसके जो अध्यक्ष हम कह सकते हैं, जनक भी हम कह सकते हैं, तो इसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के जनक थे। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इसका
गठन हुआ था। इसी के एक सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के सदस्य थे आपके कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, जिनको हम कहते हैं KM मुंशी के नाम से जिनको हम जानते हैं। अगर हम बात करेंगे तो 29 अगस्त 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता के 14 दिनों के बाद एक समिति का गठन किया गया, जिसको हमने कहा प्रारूप समिति। अगर हम इसको अन्य भी नाम से, कई सारे नाम हैं, जैसे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम बात करेंगे तो इसको हम मसौदा समिति भी कहते हैं। तो मसौदा समिति भी क्या हम इसको कहते हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या करा था, भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो था उसका जनक किसे कहते हैं, तो जनक हम किसे कहते हैं, तो जनक कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, जिन्हें बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करेंगे कि इसके हिंदी संस्करण को किसने लिखा, तो हिंदी जो संस्करण है इसको लिखा था बसंत कुमार बैद ने। बसंत कुमार बैद, यानी कि हम कह सकते हैं बसंत कृष्ण बैद के द्वारा इसके हिंदी संस्करण को लिखा गया था। तो बसंत कृष्ण बैद के द्वारा इसका क्या लिखा गया था, हिंदी संस्करण को लिखा गया था। यानी कि प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान लिखने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया था। इन्होंने कहा था कि पहले हर बुक पे क्या होगा, हर पेज पे जो होगा मेरा नाम होगा, और साथ में मेरे क्या होगा, मेरे दादाजी के भी नाम होगा, क्योंकि इनका जब जन्म होता है तो उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इनका लालन पालन यानी कि पालन पोषण जो करते हैं वो कौन करते हैं, इनके दादाजी करते हैं। तो संविधान लिखने की मात्र एक ही शर्त रखी गई थी कि या तो हर पृष्ठ पे मेरा नाम होगा और साथ में मेरे साथ मेरे दादाजी का भी नाम होगा। तो दादाजी का नाम रखने की सिर्फ यही कंडीशन थी कि इनका क्या करा था, पालन पोषण किसने करा था, इनके दादाजी ने करा था, क्योंकि जब जन्म हुआ था उसके बाद क्या हुई थी, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से, वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, या प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संविधान सभा का गठन। तो 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार आया था वो एम.एन. रॉय के मन में आया था। यानी कि एम.एन. रॉय ने के सबसे पहले मन में आया था संविधान सभा का विचार। ये वामपंथी आंदोलन से संबंधित थे। तो उसके बाद 1935 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दी, घोषणा कर दी कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। उस समय जब इलेक्शन जब होते थे तो मतदान की जो आयु थी वो हमारे वोट डालने की क्या थी, 21 वर्ष थी। तो उसी को हम वयस्क मताधिकार के नाम से जानते थे। अगर हम बात करेंगे तो कैसे चुना गया, तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो 1934 में जो संविधान सभा का जो विचार आया था वो सबसे पहले एम.एन. रॉय के समय में आया था, मन में आया था। उसके बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अवधारणा को व्यक्त किया और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दी, घोषणा कर दी कि संविधान सभा का गठन जो किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के तरीके से क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी कि बात कर रहा है एसटी की। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है 47, 29, 34 या आपका ऑप्शन है आपके 17।
अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो देखिएगा, लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसको हम निचला सदन भी कह सकते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष होता है और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 550, लेकिन वर्तमान में सदस्य जो हैं वो आपके क्या है 545 है। अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, तो सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं जिनकी संख्या आपके कितनी है 80 है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की क्या है सीटें हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके जो चुनाव की जो तारीख होता है वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके जो चुनाव की जो तारीख होती है वो कौन निर्धारित करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करते हैं चुनाव की तारीख को। तो हमने देखा हमारा क्या है अस्थायी सदन है। अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति यानी कि लोकसभा की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो लोकसभा में एक है हमारी अनुसूचित जाति और एक है अनुसूचित जनजाति। अगर हम एससी बोल दें अनुसूचित जाति को तो इसके लिए टोटल आपकी 47 सीटें आरक्षित हैं और अगर एसटी की बात करेंगे तो इसके लिए आपकी जो सीटें आरक्षित है वो आपकी 47 सीटें क्या है आरक्षित है। तो एससी के लिए आपकी 84 और एसटी के लिए आपकी 47। अगर दोनों की हम बात करेंगे तो कुल मिला के जो सीटें हैं वो कितनी है आपकी 131 सीट्स हैं एससी और एसटी के लिए। तो लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है आपकी 47 सीटें कुल मिला के आरक्षित हैं। अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें किस राज्य में हैं, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें हैं वो किस राज्य में है, तो वो एमपी में है और एमपी में आपकी 6 हैं। अगर हम बात करेंगे झारखंड और उड़ीसा की तो आपकी कितनी सीटें हैं, तो आपकी सीटें हैं 5 और 5। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आपकी 4 है। लेकिन टोटल मिला के लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है आपके 131 कुल मिला के आपके एससी और एसटी के लिए टोटल सीटें कितनी है 131। एससी के लिए अगर बात करेंगे तो आपकी कितनी हो गई 84 सीटें हो गई और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करेंगे तो आपकी कितनी होगी 47 सीटें होंगी। तो राइट आंसर क्या है हमारा 47 है। अगर पूछा था एसटी के लिए कितनी, एससी के लिए कितनी है, तो 84 सीटें हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपियां किस भाषा में लिखी गई हैं, यानी कि मूल प्रतिलिपियों की अगर हम बात करेंगे तो किस भाषा में लिखी गई है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत या हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा हिंदी व अंग्रेजी दोनों में लिखी गई हैं आपकी मूल संविधान की जो प्रतिलिपियां हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है, यानी कि पूछ रहा है कि भारत ने किस देश से संघीय पद्धति को ग्रहण किया है। ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आपके आयरलैंड। अगर हम बात करेंगे आयरलैंड की तो आपके राज्य के नीति निषेध तत्वों को ग्रहण किया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ग्रहण किया है। तो राज्य के नीति निषेध तत्वों को ग्रहण किया है जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्वों को हमने कहां से ग्रहण किया है, आपके आयरलैंड के संविधान से हमने क्या करा है ग्रहण किया है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन को हमने लिया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भी हमने ग्रहण किया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को हमने आयरलैंड से क्या करा है ग्रहण किया है। तो राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को हमने कहां से ग्रहण किया है? आयरलैंड से ग्रहण किया है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की बात करते हैं हम, अमेरिका से हमने क्या लिया? एक तो मूल अधिकार को लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है, का सिद्धांत हमने ग्रहण किया है, के सिद्धांत को हमने ग्रहण किया है, और आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को भी हमने क्या करा है? ग्रहण किया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने क्या करा है? यही से ग्रहण किया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ग्रहण की है। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो आपकी एकल नागरिकता को हमने ग्रहण किया है। उसके बाद में संसदीय शासन को लिया है, संसदीय शासन को हमने लिया है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने कैग के पद को भी लिया है, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आईएएस का पद भी हमने लिया है। आपके कहां से? यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया है। अब बात आती है हमारी संघीय पद्धति हमने कहां से ली है? तो संघीय पद्धति को हमने जो ग्रहण किया है वो कहां से ग्रहण किया है? तो वो हमने ग्रहण किया आपके कनाडा से। तो देख लेते हैं कनाडा से क्या लिए। एक तो संघीय पद्धति ली है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति को लिया है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति को हमने कहां से लिया है? आपके कनाडा से लिया है। तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कहां से ली है? कनाडा से ली है। और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, अभिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कहां से लिया है? तो ये भी हमने लिया है आपके कनाडा से। तो इसका सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? कनाडा एज ए राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1948 को, दूसरा है 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1971 को, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे सही आंसर की तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत का संविधान बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या बना था? भारत का संविधान बना था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान का निर्माण होने में लग गया, और हमारा 26 जनवरी 1949 को संविधान क्या हुआ था? संविधान का निर्माण हुआ था। और संविधान का निर्माण हो गया था तो इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस। 26 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस। जब संविधान बनकर आपके तैयार हो गया था तो हमने जो लागू किया गया था, हमारा भारत आजाद होने के बाद संविधान का निर्माण हुआ था। और संविधान निर्माण के बाद हमने जब आपका गणतंत्र हो गया था तो 26 जनवरी को भारत क्या हो गया था? एक गणतंत्र हो गया था। तो उसी दिन हमने क्या करा? संविधान को लागू कर दिया गया था। ओके, अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय विधि दिवस हम 26 जनवरी को बनाते हैं। तो संविधान पे जो सिग्नेचर करने वाले जो लोग थे विभाजन के बाद वो 299 थे, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 मात्र सदस्यों की संख्या थी आपके। तो संविधान ने क्या करा? 24 जनवरी की लागू होने से पहले 1950 को 24 जनवरी 1950 को
और आपके 24 जनवरी 1950 को, मैंने 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि भारतीय संविधान से पहले क्या किया गया था, 2 दिन पहले ये किया गया था कि सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, फिर राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट को क्या करा गया था, नियुक्त किया गया था। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। यहां से हमारा राष्ट्रीय गीत बना और यहां से हमारा क्या बना, राष्ट्रीय गान बना। मैंने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और आपके पहले राष्ट्रपति के बारे में डिटेल चर्चा की है संविधान की फुल वीडियो में। तो हमने चैप्टर वाइज जब देखा था तो हमने डिटेल की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप उस वीडियो को देख ले। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को हमने क्या किया था, अपना लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय ध्वज को हमने क्या किया था, अपना लिया था इस दिन। ओके, तो ये हमारा, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर रहा है, कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को। अगर 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे तो इस दिन क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। बात करेंगे 26 जनवरी 1950 की, तो भारत इस दिन क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करेंगे तो इस दिन क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। और 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस। तो हमारा राइट आंसर क्या निकला, हमारा राइट आंसर निकला 9 दिसंबर 1946 को। समझ लेते हैं 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारी पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में क्या था, जो दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो 2 दिन के बाद में हुई थी। और 11 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो क्या बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या करा, हमने शामिल कर लिया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या करा, शामिल किया। अब स्थायी अध्यक्ष तो हमारे बन गए थे। उसके बाद संविधान सभा में तीसरी मीटिंग को भी लाया गया। और तीसरी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जब स्थायी अध्यक्ष जब बन गए थे तो स्थायी अध्यक्ष की तो जरूरत नहीं थी, यानी कि परमानेंट मेंबर हमारा अध्यक्ष बन चुका था, तो अध्यक्ष की जरूरत नहीं थी। इसमें क्या करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इनको लाने वाले उद्देश्य प्रस्ताव को, जो लाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति थे हमारे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ था, संविधान को लागू किया गया था। इस दिन क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण। और इस दिन क्या हुआ था, भारत क्या हुआ था, आपका आजाद हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग
अगर बात करेंगे चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कह रहा चुनाव आयोग जो है निम्नलिखित में से किसके संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं है। राज्यसभा के सभापति, स्थानीय निकाय के चुनाव, राष्ट्रपति या संसद के सभी चुनाव, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की बात भी कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो बात यहां से करते हैं निर्वाचन आयोग की। अगर देखें संविधान की दृष्टि से तो निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है जिसको संवैधानिक दर्जा क्या है आपका प्राप्त है। तो संवैधानिक निकाय भी है हमारा। और अगर हम बात करेंगे तो भाग नंबर भारतीय संविधान के जो 25 भाग है उसमें भाग नंबर 15 में आपके रखा गया है क्या, निर्वाचन आयोग को रखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो कितने अनुच्छेद संबंधित हैं, तो अनुच्छेद आपके 324 से 329 जो है आपके क्या है संबंधित हैं अनुच्छेद, और भाग नंबर आपके 15 में निर्वाचन आयोग को रखा गया है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त थे। तो जो इसकी जो नियुक्ति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, वो कौन करते हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं। अगर मतदान की आयु की बात करेंगे तो मतदान की आयु क्या है हमारी 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो मतदान डालने की जो आयु है वो हमारी कितनी है 18 वर्ष की गई है। तो आपके सभी का चुनाव निर्धारित करता है, लेकिन स्थानीय चुनाव नहीं करता है। ये आपका कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, जिसको हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 के तहत रखते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो सही आंसर होगा स्थानीय निकायों के चुनावों को नहीं कराता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। क्या होगा इसका ठीक आंसर, तो कह रहा है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 262 की, तो नदी विवादों से संबंधित प्रावधान को रखता है। तो नदी विवादों से संबंधित प्रावधान को रखता है। 263 की बात करेंगे तो यही क्या है आपके अंतरराज्यीय परिषद का क्या करता है, गठन करता है। तो अंतरराज्यीय परिषद का क्या करता है, गठन करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा। कर भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 73वां संविधान संशोधन अधिनियमित किया गया या पारित किया गया। कौन सा आपका 73वां संविधान संशोधन। तो पहले तो ए इकट्ठा कर लेते हैं कि आखिर 73वां संविधान संशोधन है क्या। तो 73वां संविधान संशोधन अगर बात करेंगे 1992 की डेट हमारी आती है यहां से। इसमें आपके रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। तो इसमें पंचायती राज को रखा गया है, और ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 9। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 9, लेकिन अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूची आपकी 11वीं। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का जो भाग नंबर है वो आपका 9 है, लेकिन अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची आपकी 11। इसमें कुल मिला के हमारे 29 विषयों के बारे में क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। यानी कि पंचायती जो राज के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो आपके कितने आते हैं, 29 हमारे विषय आते हैं। अगर पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करेंगे, डे की बात करेंगे, तो आपके 24 अप्रैल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम पंचायती राज दिवस। तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं।
आपके त्रिस्तरीय पंचायती भी हैं, तो त्रिस्तरीय जो पंचायती का जो सुझाव दिए थे, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी, वो हमारे किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। तो बलवंत राय मेहता पहले व्यक्ति भी थे जिन्होंने संविधान सभा में क्या करे थे? सिग्नेचर करे थे। अगर हम बात करेंगे द्वितीय स्तरीय की, तो अशोक मेहता ने क्या करा था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था। तो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय कॉन्सेप्ट दिए वाले दो व्यक्ति थे। पूछ रहा है कि किसके समय में हुआ था? तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आपके राजीव गांधी, सॉरी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे यहाँ पर। अगर राजीव गांधी की बात करेंगे तो हमारी जो इलेक्शन की जो एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। 61 संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। तो इस समय अगर हम बात करेंगे कि कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, तो जब एज को जब कम किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आपके राजीव गांधी। पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 350 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? यानी कि आर्टिकल बात करा है, तो आर्टिकल नंबर बात करा है 350 बी के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, हिंदी भाषा के लिए विशेष अधिकारी, अंग्रेजी भाषा के लिए विशेष अधिकारी, या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की बात करता है। तो क्या होगा हमारा सही आंसर? समझ लेते हैं इस प्रश्न को। अगर हम बात करेंगे तो जो आपका भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आपके 350 बी के अंतर्गत। अगर हम देखेंगे तो इसको हम रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत रखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में रखा गया है, और आपके 7वां संविधान संशोधन संशोधन 1956 के तहत क्या किया गया है? इसको शामिल किया गया है। 1956 के तहत क्या किया गया है? शामिल किया गया है इसको। अगर हम बात करेंगे तो 350 भी जो है वो आपके भाषी अल्पसंख्यक के लिए है। तो अल्पसंख्यक आपके भारत में कई सारे धर्म हैं जो आपके अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पसंख्यक की अगर हम बात करेंगे तो आपके अगर सबसे ज्यादा अगर हम अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो वो आपके मुस्लिम अल्पसंख्यक आपके सबसे ज्यादा हैं। सिख की बात कर सकते हैं, बौद्ध, आपके पारसी और आपके ईसाई। तो प्रारंभ में जो अल्पसंख्यकों की जो जातियां थी वो पास थी, लेकिन 2014 में एक धर्म और जोड़ दिया गया जिसको हम कहते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है वो कब जोड़ा गया अल्पसंख्यक में? 2014 में क्या जोड़ा गया? जैन धर्म को भी जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए क्या करेंगे? विशेष अधिकारी। तो ये आपके 6 धर्म आते हैं जो आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। तो 2011 की अगर हम जनगणना की बात करेंगे तो पूरे भारत में 19.2% क्या है आपके अल्पसंख्यक हैं, जिसमें से अगर बात करेंगे तो मुस्लिम कितना है? तो मुस्लिम आपका 14.2%, यानी कि सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यकों की कोई समुदाय है तो वो कौन सा है? आपका मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर 1। अगर भाषा की बात करेंगे तो आपकी संघ यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। तो इसके लिए बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर आपका 343 की बात अगर हम करेंगे तो आपका ए।
ए भी आपकी भाषा आपके भाग नंबर किस में है, तो ए भी आपकी किस में है, आपके भाग नंबर 17 में। यानी कि भाग नंबर 17 जो है वो हमारा किससे संबंधित है, आपके भाषाओं से क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का महान्यायवादी कितनी अवधि के लिए पद पर बना रहता है। बात किसकी कर रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो बात करेंगे नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, यहां से नियुक्ति करेंगे। तो नियुक्ति करने के बाद इसका जो कार्यकाल है वो क्या है, कार्यकाल को संविधान में तय नहीं किया गया है। तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो तय नहीं किया जा सकता है। अगर महान्यायवादी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारतीय संविधान में क्या है, महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, आपके भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसकी नियुक्ति करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 143 की बात करेंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति की ओर से आपका महान्यायवादी, यानी कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। तो अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी राज्य अदालत यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए हकदार है। यानी कि भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उसमें सुनवाई करने का अधिकार रखता है आपका महान्यायवादी। तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है हमारा देश का महान्यायवादी। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो किसके ऊपर होता है, आपके राष्ट्रपति के ऊपर हो सकता है। तो संविधान में इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये कार्यकाल निर्धारित नहीं है। कह रहा भारतीय वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280। अगर हम बात करेंगे वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये कई प्रकार का निकाय है, जैसे अर्ध न्यायिक निकाय है आपका, दूसरा पॉइंट संवैधानिक निकाय भी है आपका, अगर बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट आपका सलाहकारी निकाय भी है। तो ये 3 टाइप्स का आपका निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय वह निकाय होते हैं जो नए कानूनों का निर्माण नहीं कर सकते हैं और जो पहले से बने हुए कानून होते हैं उन्हीं पे क्या करते हैं, अमल करते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा अपनी जो भी व्यवस्था होती है उसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो जो सलाहकारी जो निकाय होता है, यानी कि ये सलाह दे सकता है केंद्र सरकार को, वो सलाह को माने या ना माने वह किस पर निर्भर करेगा, आपकी केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार पर निर्भर करेगा। तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 280 जो हमारा होगा वो किससे संबंधित है, आपके वित्त आयोग से संबंधित है। तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष या अगर आवश्यकता पड़ती है तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगर पहले वित्त अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपके केसी नियोगी। तो केसी नियोगी क्या है, हमारे पहले हैं। अगर दूसरे की बात करेंगे तो आपके के सांथानम, तो के सांथानम क्या है, हमारे दूसरे हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर हमारा क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 280 आर्टिकल जो है वो आपके वित्त आयोग से के गठन से क्या है, संबंधित है। अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो आपके अनुच्छेद नंबर 243 आई में आपका क्या है, राज्य वित्त आयोग है आपका। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों के प्रावधानों से संबंधित है, 9A, 9B या भाग नंबर आपका 10
यह भाग नंबर आपका 11 है। अगर हम भाग नंबर 11 की बात करेंगे तो संघ व राज्य के बीच रखा गया है आपके। भाग नंबर 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति जिसको हम कहते हैं एससी और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से आपके संबंधित है, भाग नंबर आपका 10। अगर बात करेंगे भाग नंबर 9A आपकी किससे संबंधित है तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिन्हें भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और इसमें जो विषय हैं वो कितने हैं आपके 18 सब्जेक्टों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो अगर हम बात करेंगे आपके 9B की तो इसमें आपके क्या है, कोऑपरेटिव कमिटीज हैं जिनको हम कहते हैं सहकारी समितियां। तो सहकारी अगर समितियों की बात करेंगे तो आपके 9B में है। अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर आपका क्या है, 9B है। तो भाग नंबर आपका क्या है, 9B है। अगर हम बात करेंगे 9B, ओके, लेकिन अगर हम बात करेंगे किस संशोधन के तहत है तो 97 संविधान संशोधन 2011 किस संशोधन के तहत है तो 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत शामिल किया गया है, आपके कोऑपरेटिव कमिटीज को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में आपका जो 9B है वो किससे संबंधित है, हमारी सहकारी समितियों से। तो खुसरो समिति ने क्या करा था, शीर्ष संस्था के रूप में सहकारी बैंकों की स्थापना की क्या करी थी, सिफारिश की थी। तो शीर्ष संस्था के रूप में सहकारी बैंकों की क्या करी थी, स्थापना करी थी, जो करी थी हमारे किसने, खुसरो समिति ने। किसने करी थी, हमारी खुसरो समिति ने स्थापना की थी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 9B। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल को अधिकार दिया जाता है। तो राज्यपाल को अधिकार दिया जाता है, किसका अधिकार दिया जाता है, 213 के तहत राज्यपाल को किसका अधिकार दिया जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रकट यानी कि व्याख्या करने का, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का या उसकी क्षमादान शक्तियों के प्रयोग के लिए। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 213 की तो देखते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद नंबर 164 के अंतर्गत। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा आर्टिकल नंबर 164 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे अनुच्छेद नंबर 165 के अंतर्गत। जो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा, आपका देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी अभी हमें पढ़ा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ जनरल जो हम बोलेंगे राज्य का अधिवक्ता। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, आपके राज्यपाल करेंगे आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत। कह रहा उसकी क्षमादान की शक्तियां किसकी, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो ये अनुच्छेद नंबर आपके कितना होगा, 161 होगा। तो अनुच्छेद नंबर 161 होगा आपके। बट अगर कह रहा है कि विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसमें, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 213 में है। यही से हम पढ़ लेते हैं कि हमारा राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में करेगा। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो आपके 123 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। अगर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करेंगे तो 72 राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति की बात करेगा। और जैसे राज्य में आपका राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 165 के अंतर्गत करते हैं, वैसे केंद्र में भारत के न्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति आपके कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा अनुच्छेद नंबर 76 के अंतर्गत। ओके, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद नंबर 155 के अंतर्गत। तो हमने यहाँ से
कई सारे अनुच्छेदों को देखा, यानी कि हमारे ऑप्शन में 4 थे लेकिन हमने 8 अनुच्छेदों को देखा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकता से क्या है संबंधित है? क्या होगा इसका ठीक आंसर? यानी कि अनुच्छेद 3 से 17, अनुच्छेद 8 से 18, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 9। बात करेंगे नागरिकता, तो नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और जो नागरिकता जो हमने ली है वो कहाँ से ली है, आपके ब्रिटेन से ली है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में आपके एकल नागरिकता है, जिससे जो अनुच्छेद संबंधित है 5 से लेकर 11 हमारे क्या है नागरिकता से अनुच्छेद संबंधित हैं। अगर पूछा जाता है कि नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो नागरिकता में पहली बार जो संशोधन किया गया था वो 1955 में पहली बार संशोधन किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कह रहा है भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद आपके संबंधित है। कह रहा अनुच्छेद नंबर 352, 313, 312, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 61, अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 51। अगर हम बात करेंगे तो आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो 352 की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। कब लगाया जाता है, जब कोई बाहरी देश हमसे क्या कर दे, आक्रमण कर दे, तो हम उस पर लगाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अगर हम बात करेंगे तो भारत के संघ यानी कि संघ व राज्यों में 2 या 2 से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हम जो करते हैं वो 312 के तहत करते हैं। तो 312 के तहत हम राज्य व संघ शासित प्रदेशों में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकते हैं। अगर बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 61 की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। जो हमने प्रक्रिया कहां से ली है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या करा है, प्रक्रिया को लिया है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 51 की, तो ये आपका एकमात्र अनुच्छेद है जो किससे संबंधित है, आपके विदेश नीति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जो किससे संबंधित है, आपके विदेश नीति से संबंधित है, जिसे रखा गया है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग नंबर हमने किस में रखा है, भाग नंबर 4 के अंतर्गत रखा है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 248, 249, 250 या 252। तो अगर हम समझते हैं, अगर केंद्र व राज्य सूची पे कोई भी विषय शामिल नहीं है, केंद्र व राज्य सूची में कोई भी विषय शामिल नहीं है, यानी कि आप समझिएगा कि क्या होता, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये हमारा 248 हमको बताता है। जैसे अगर किसी विषय को राज्य व समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाता है तो उसको 248 के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम इस आंसर की सही बात करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक के अनुरोध पर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की सलाह देता है या अधिकार है, तो आपका क्या है, अनुच्छेद नंबर 249। लेकिन जो विषय राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो उनको रखा गया है 248 में। तो ये हमारा 248 हो गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात, अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 200
56। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर, तो प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता को रखा गया है, जो हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। अगर बात करेंगे 24 में, तो जो बच्चे कारखाने में जो काम करते हैं उनके नियोजन को प्रतिषेध किया गया है, यानी कि कारखाने में बच्चे काम नहीं कर सकते। ओके, यानी कारखानों में बालकों के काम को प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो आपके यही संबंधित है हमारा अनुच्छेद नंबर 32। 32 जो हमारा होता है, 32 को हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें रिटों को रखा गया है। किसको रखा गया है? रिट को रखा गया है। जो रिट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आदेश देना। क्या होता है हमारा? आदेश देना रिटों का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसमें 5 प्रकार की आपकी रिटें शामिल हैं, जिसको हम कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उसके बाद अधिकार परीक्षा, और अगर बात करेंगे तो उत्प्रेषण। यानी कि 5 रिटों को शामिल किया गया है। तो इसे संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा? संवैधानिक उपचार का सिद्धांत, यानी कि संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय भी इस अनुच्छेद को कहा जाता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है, तो इसके लिए हमारी जो संरक्षक होता है वो होती है हमारी न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका का संरक्षक तो होता है, लेकिन न्यायपालिका में भी आपके 2 आते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल नंबर आपका 32 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना जाके हाई कोर्ट जाते हैं, तो अनुच्छेद नंबर हमको 226 का प्रयोग करना होगा। अब हम समझते हैं कि पावर सबसे ज्यादा किसके पास है और किसके पास ज्यादा पावर नहीं है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 32 का, और अगर हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो 226 का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसके पास ज्यादा पावर है, कहाँ हमको ज्यादा फायदा मिल सकता है जाने में। तो हाई कोर्ट की तुलना अगर हम सुप्रीम कोर्ट से करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मौलिक अधिकारों के संरक्षण में हाई कोर्ट के पास क्या है? शक्ति ज्यादा है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर बात करेंगे, अकॉर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है हाई कोर्ट के पास क्या है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण में क्या है? ज्यादा शक्ति है। तो हमारे जो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण होता है वो कौन होता है? हमारे संरक्षक होता है। वो कौन होता है? तो वो न्यायपालिका होती है, यानी कि हमारी जुडिशरी होती है। जुडिशरी क्या है? स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है? वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या करी है? हमने ग्रहण उसको किया है। ओके, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। दोबारा से हम फिर से मिलेंगे आपको। करंट अफेयर्स की क्लासें भी हमारी चलती हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमने करी, भूगोल की बात की है, एमसीक्यू हिस्ट्री को हमने देखा है, चैप्टर वाइज भी देखे हैं। जो हमारी संविधान की जो 5 वीडियो हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो कृपया आप उनको देख लें। दोबारा फिर से मिलेंगे एमसीक्यू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।